हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्बन केमिस्ट्री क्लासेज में। मैं माई सेल्फ सुमन सौरभ। दोस्तों, मैं आप लोगों को 11वीं 12वीं यानी +1 और +2 के फिज़िकल केमिस्ट्री, अभी मैं 12वीं का क्लास ले रहा हूँ, तो अभी हम लोग क्लास 12th फिज़िकल केमिस्ट्री के 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इन कर चुके हैं और हमने 4 लेक्चर में पढ़ लिया है। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, हमने उसमें पढ़ा इंटरमीडिएट क्या होता है, हमने उसमें पढ़ा एक्सेस अमाउंट क्या होता है। दोस्तों, आज हम लोग एक मोस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसके कहने का मतलब कि एक रिएक्शन में उसकी आणविकता और उसकी ऑर्डर क्या होगी, हम लोग इस चीज़ को इसमें से डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल कार्बन केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी दबाइए ताकि हम जो भी नए वीडियो को अपडेट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। ऑर्डर जनरली होता क्या है कि अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के इस पार्ट में किसी केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को बताएंगे। यदि ऑर्डर उसका 0 होगा तो हम उस रिएक्शन का नाम 0 ऑर्डर रिएक्शन देंगे। यदि उसका ऑर्डर 1 होगा तो हम उस रिएक्शन का नाम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देंगे। यदि उसका ऑर्डर 2 होगा तो हम उस रिएक्शन का नाम 2 ऑर्डर। इसके कहने का मतलब जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग उसमें रिएक्शन को ऐड करते जाएंगे और वही हमारा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो इस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे आगे। सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूलरिटी समझने के लिए हम लोग जब 11th में पढ़ते हैं तो 11th में एक पार्ट आता है एटॉमिसिटी। इसके कहने का मतलब कि जब कोई मॉलिक्यूल्स बनता है तो उसमें जितने भी एटम्स होते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं H2, तो H2 की एटॉमिसिटी 2 होती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2। तो इसके कहने का मतलब कि सेम वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि एटॉमिसिटी और यहाँ पे पढ़ते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी में क्या होता है, आइए हम लोग यहाँ से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी कर रहा है एक एलिमेंट्री रिएक्शन में। हम लोग देखें कि यदि कोई रिएक्शन एलिमेंट के साथ हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। आपके पास आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट, आयोडीन क्या है, एलिमेंट। तो जब 2 एलिमेंट को रिएक्ट करवाया जाता है और यह एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। हमारे पास कर रहा है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्म करती है उसे ही रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। यहाँ पे कोलाइड्स करने का मतलब ये है, आगे हम लोग इसी पार्ट में कवर करेंगे एक कॉलिजन थ्योरी। वहाँ पे देखेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड कहने का मतलब मिलते हैं। जब तक वो कोलाइड नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट का फॉर्म या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग कॉलिजन थ्योरी में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन, जैसे ही एलिमेंट्री कर रहा है हमारे समझ में आना चाहिए कि इस रिएक्शन में 2 एलिमेंट के साथ रिएक्शन हो रही होगी। कह रहा है एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मेशन को निर्माण। क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यानी निर्माण करती है, उसे ही रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। अब हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी कुछ टाइप्स के होते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी को देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए, नाम से पता लगता है, यूनि मतलब 1 होता है, बाय मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। इसके कहने का मतलब मॉलिक्यूलर कर रहा है तो जब एक मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हम उस रिएक्शन को बोल सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जब
दो स्पीसीज या दो एलिमेंट के साथ कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है तब हम उस रिएक्शन को बोल सकते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आइए हम लोग कवर करते हैं अपने पार्ट को। हमारा फर्स्ट जो है वह कर रहा है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है। हमने लिखा कि इस टाइप के रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होते हैं ऐसे रिएक्टेंट जब एक प्रोडक्ट का फॉर्म करती है तो इसे हम बोल सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हमारे पास एग्जांपल है ब्रोमीन का दो मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करता है यह बनाता है 2 मोल ब्रोमीन। हमने बताया यह गैस है। यहाँ से हमने क्या सीखा, हमारे पास एक्टिव मास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्वस फेज यानी सॉल्यूशन फेज रिएक्शन होता है और दूसरा होता है गैसियस फेज रिएक्शन। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा यदि हमारे पास रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग गैसियस फेज रिएक्शन कहते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट। तो हमने यहाँ से देखा कि जब हमारे पास एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे रिएक्टेंट भी कैसा है, गैस, और प्रोडक्ट भी कैसा है, गैस। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग गैसियस फेज रिएक्शन कहेंगे। अब हमारे पास सेकेंड जो आता है यह कर रहा है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए नाम से पता लगता है, हमने बताया यदि यूनि कर रहा है तो यूनि में 1 होगा, बाय में 2 होगा, ट्राई में 3 होगा। तो कर रहा है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसके कहने का मतलब कि इस टाइप के रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होते हैं। इस टाइप के रिएक्शन में कैसे होंगे, 2 रिएक्टेंट होते हैं। हम आगे इसके वेरिएशन को ड्रॉ करेंगे। इसके जब हम लोग अलग अलग करके परमाणु कैसे रिएक्ट करता है और कैसे एक प्रोडक्ट का फॉर्म करता है उस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होता है इस टाइप के रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होते हैं। आपके पास मालूम है हाइड्रोजन एक गैस है, आयोडीन एक गैस है। तो जब हाइड्रोजन H2 गैस को आयोडीन के साथ I2 गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो यह बनाता है 2 मोल HI गैस। तो ध्यान से समझेंगे, हमने इसमें भी क्या देखा, हमारा रिएक्टेंट भी क्या है, गैस, और प्रोडक्ट भी गैस है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं गैसियस फेज रिएक्शन। आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। पहले आप लोग यहाँ तक कॉपी करें, फिर हम इसके आगे पार्ट को देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके पार्ट को कवर किया। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कितने होते हैं। अब हमारे पास इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग बस पढ़ते जाएंगे, बोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, बोलते जाएंगे। चिंता लेने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ को हम लोग सीख लेंगे। अब इसका जो मोस्ट पॉइंट है वह कह रहा है कि यह एक प्रकार का थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। हम इसे पेन और पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, तो हमने सीखा यूनिमॉलिक्यूलर कहने का मतलब कि उसमें एक मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट होंगे और वह एक प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहे होंगे। बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन का कहने का मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट होंगे और कोई प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहे होंगे। ट्रायो कहने का मतलब 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट होंगे और वह एक प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहे होंगे। अब देखिए कि हम इसमें पढ़ सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी में कि 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट संभव नहीं है। जब 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट संभव नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक नहीं हो सकती है। यदि 3 से अधिक किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो रही है तो उस रिएक्शन का नाम हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देंगे। उस चीज़ को हम लोग आगे कवर कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कर रहा है यह एक प्रकार का थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, इसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हमने बताया हम सिर्फ और सिर्फ इसे लिखकर और देख सकते हैं जबकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड कर रहा है किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, हमने ध्यान से देखा कि कम से कम एक रिएक्टेंट होंगे तभी वो एक प्रोडक्ट का फॉर्म कर सकते हैं। कह रहा है किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ना तो 0 हो सकती है, ना ही निगेटिव, तथा ना ही इनफाइनाइट मतलब अनंत हो सकती है। अब मेरा थर्ड पॉइंट कर रहा है किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है।
यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी जो है यह एक थ्योरिटिकल पार्ट्स होता है, हम इसे कभी भी प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस में नहीं ले जा सकते हैं। हमने दूसरी बात सीखा ये कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, वह निगेटिव नहीं हो सकती है और ना ही कभी इनफाइनाइट हो सकती है। तीसरी बात हमने यहाँ से ये सीखा कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वह किसी रिएक्शन में 3 से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ तक हम लोग अभी तक की पार्ट को हम लोगों ने कवर किया मॉलिक्यूलरिटी के अंदर। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो पहले आप लोग इसे कॉपी करें, फिर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले देखा कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जिस्टेंस होते थे, हम लोगों ने उसको पढ़ लिया। अब देखिए हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने इससे पहले पढ़ा इंटरमीडिएट क्या होता है। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे, हम इस केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट को चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगी कि आखिरकार इंटरमीडिएट का प्रोसेस होता क्या है। तो ध्यान से देखें, एक एक बात आप लोग को समझ में आएगी। यदि समझ में नहीं आएगी आप चैट बॉक्स में कमेंट कर लें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं। तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वह कह रहा है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है। हमने देखा, क्या देखा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन जब किसी केमिकल रिएक्शन का स्पीसीज इंटरमीडिएट में होता है तो वह मिनिमम कहे तो कम से कम 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि जो केमिकल रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है उस केमिकल रिएक्शन का हम लोग नाम दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। शायद आप लोग यहाँ तक की बात समझ रहे होंगे। अब हमारे पास कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वह 4HBr + O2 इज चेंजेस टू 2Br2 + 2H2O। यह हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। गौर से देखेंगे आप लोग, एक एक चीज़ समझ में आएगी यहाँ से। अब देखिए कि हमने पढ़ा यह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वह हमेशा एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है। हमने देखा कि इंटरमीडिएट में जो भी स्पीसीज प्रेजेंट रहते हैं उनका केमिकल रिएक्शन हमेशा एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है। हमारे पास आइए और हम देखते हैं कि 4HBr + O2 इज चेंजेस टू 2Br2 + 2H2O। यह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। हमारे पास स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि जब HBr को O2 से रिएक्ट करवाते हैं यह बनाता है हमारे पास HOOBr। हमने बताया कि जब 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है हमारे पास HOOBr जो है यह हाईली अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल। जब हाईली अनस्टेबल होगा तो देखिए ये प्रोडक्ट से क्या बदल रहा है, रिएक्टेंट। तो हम इसे मान सकते हैं यह हमारा स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड में हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट स्टेप में जो भी प्रोडक्ट था वो अब किस में बदल रहा है? रिएक्टेंट में। अब हमारे पास एक HBr रिएक्टेंट है। इसके कहने का मतलब कि फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट जो है वो सेकेंड स्टेप के फर्स्ट रिएक्टेंट और एक रिएक्टेंट और आता है जिसका नाम है HBr। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो यह बनाता है 2HOBr। इस स्थिति में 2HOBr भी हाईली अनस्टेबल होता है, जिससे एक बार पुनः रिएक्शन होती है और पुनः रिएक्शन में 2HOBr + 2HBr। इसके कहने का मतलब HOBr का 2 मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसका भी 2 मॉलिक्यूल्स। तो हमने यहाँ से देखा कि 2HOBr जब 2HBr से रिएक्ट करती है तो यह बनाती है 2Br2 + 2H2O। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे। अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा
कि जब कोई स्पीसीज इंटरमीडिएट में होती है तो हम कभी भी उसका रेट लॉ नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, हम लोग इस टोटल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो देखिए 2HOBr, यह हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट में, तो इसे हम रेट लॉ के अंदर नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, HOBr, यह भी क्या है, इंटरमीडिएट। तो शायद आप लोग यहाँ से इंटरमीडिएट की बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए हमारे पास बचा क्या टोटल, तो एक HBr यहाँ पे, एक HBr यहाँ पे, एक एक कितना हो जाएगा, 2 HBr और 2 HBr लास्ट में। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 4 HBr प्लस एक क्या बचा हुआ है, O2, और यह चेंज करके क्या बना रहा है, 2Br2 प्लस 2H2O। देखिए यह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वह एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है, और जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसमें कोई ना कोई स्पीसीज क्या होंगे, इंटरमीडिएट होंगे, और हमने जिस भी स्पीसीज को कैंसिल किया है इस रिएक्शन में वह स्पीसीज हमारे लिए इंटरमीडिएट होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक की बात हम लोग मॉलिक्यूलरिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। आज के लेक्चर में हम लोग यही कवर करेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। कल हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल कार्बन केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी नए वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंचता रहे। टेक केयर, टिल देयर, बाय बाय, थैंक यू।